नरसिंह राव जी की सरकार का गठन बाद में हुआ। सीबीआई उनके अधीन थी प्रधानमंत्री के नाते, और मार्गरेट जी उस समय भी सहायता कर रही थी। तो क्या मार्गरेट जी ने प्रधानमंत्री के ध्यान में ये डायरियां नहीं लाई, या सीबीआई के अफसरों ने ये डायरियां नहीं लाई? क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना के बारे में अंधेरे में रखा गया? और अगर अंधेरे में नहीं रखा गया, वो डायरियां प्रधानमंत्री के ध्यान में थी, तो जिन कांग्रेस के मित्रों के नाम उन डायरियों में थे, वो नरसिंह राव जी के मंत्रिमंडल में कैसे आए? हवाला टेंटेड और मंत्री के आसन पर विराजमान, और ये सिलसिला चलता रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में न लिया होता, अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये चीज नहीं उठाई गई होती, आखिर 2 साल तक क्या होता रहा, इसका जवाब चाहिए। डायरी के आधार पर कार्रवाई हुई है, और एक मंत्री तो अभी थोड़े दिन पहले लिए गए थे, थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लेता, और वो बाद में उनको हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, चार्जशीट हो रही। तो लिए क्यों गए? क्या पता नहीं था? या प्रधानमंत्री ने सोचा कि जिनको ले। आप एक मिनट, माय colleague has already said that in no investigation undertaken by the CBI is any report sent to the government, nor is called for by the government. That means the PMO, that means Margaret Alba. Whatever has been happening, in any case, you can ransack my office, you can ask the prime ministers who were there before me, whether they got any report or they called for any report from the CBI in case of any investigation. I would like to know, sir. At least I have made inquiries in the PMO. There is not a single shred of paper which says that in such an investigation such thing has happened. There has never been any reporting. That's the position, sir. इसी सदन में अब प्रधानमंत्री के मुंह से हम इसी सदन में एक बार ये भी सुन चुके हैं कि बोफोर्स के मामले की वो दिन प्रतिदिन उस पर नजर रखकर और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? वो भी सीबीआई के पास है। क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उन मंत्रियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो हवाला में फंसे हुए थे, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था? तो नहीं मंगाते। अभी मैं तो समझता था कि प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानी आदमी है। मंत्रियों को लेने से पहले मैंने ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया जानती है। और आप कहें तो मैं ज्ञान की बात करने को तैयार। पुलिस से रिकॉर्ड मंगाने का तरीका मेरे पास तो नहीं है। ये पुलिस के रिकॉर्ड का सवाल नहीं है। देखिए, अगर व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, वो व्यक्ति किस चरित्र का है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का मामला है या नहीं, ये देखा जाता है। अगर संतोष मोहन जी मदन लाल खुराना का नाम ले रहे हैं। वो खुराना जी सदन में नहीं है। धीरे मैं जवाब देने को तैयार हूं। खुराना जी पर आरोप है कि उन्होंने 3 लाख रुपए लिए, और जब खुराना जी पर आरोप है
उस समय वो एमएलए भी नहीं थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर थे, मंत्री होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उसको उन्होंने जमाया है या नहीं, इसका बात आपने चार्जशीट लगा दी, सवाल का जवाब आपने चार्जशीट लगा दी और इस आरोप को सिद्ध कर दिया कि चार्जशीट लगाने में भी बड़ा बड़ा सिलेक्शन किया गया है, बड़े ध्यान से चार्जशीट लगाई गई है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में पंचतंत्र की एक कथा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जब सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि चुनाव निकट आ रहे हैं, सब कुछ जाने की बारी है, तो उन्होंने आधों की बलि चढ़ा दी। अब जिनकी बलि चढ़ाई गई है उन्हें मैं देख रहा हूं, मगर प्रधानमंत्री को पूरी कथा मालूम है। जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा था कि अगर आधे की बलि चढ़ा देंगे तो आधा बच जाएगा, मगर हुआ यह कि पूरा का पूरा चला गया, उस व्यक्ति का गला काट दिया, वो जिंदा ही नहीं रहा। और ऐसे पंडितों से होशियार रहने के लिए पंचतंत्र में चेतावनी दी गई है। मैं नहीं जानता क्या होने वाला, मगर अध्यक्ष महोदय, आज 10वीं लोकसभा का अंतिम दिन है। अब हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र के ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इसमें भी कोई आपत्ति की बात है? नहीं, हमें चुप बैठ। लेकिन लोकतंत्र अगर धनतंत्र में बदला, जो कि बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस लोकतंत्र पर से आम आदमी का विश्वास रुक जाएगा और सारे राजनेता हम आपको दोष देंगे, आप हमको दोष देंगे और दुनिया हम सबको दोष देगी, सबको कटघरे में खड़ा करेगी। इसीलिए एक जज हमारे खिलाफ बोलता है, हम तिलमिला जाते हैं। सदन किस तरह से चलता है इस पर टिप्पणी होती है, हम बिगड़ जाते हैं। जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो सीबीआई कर रही है। हम किधर जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस देश को सही दिशा पर लाना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका है कि भ्रष्टाचार के साथ निर्मम होना पड़ेगा, निर्दयी होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज भी प्रधानमंत्री की चुप्पी ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। सुनाइए आप हमको, महाराष्ट्र में राज्यसभा क्या बात करते हैं? Honorable Speaker, sir, this needs to be explained from the. ये महाराष्ट्र के चुनाव में चाहिए। I will look into it, and if it has to be, it will be. If it is not to be, it will be there. अध्यक्ष महोदय, मैं मार्गरेट का ही मैं अभी मार्गरेट को ही जवाब देने में लगा हूं कि एक और महिला खड़ी हो गई, बोलती जा रही है। पीएम ने अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया, शर्म नहीं आ रही है? आगे पीछे आपको समझने में देर है अभी जी, भैया जी, आपको समझने में देर है अभी। आप पहली बार आई हैं। Yes, please. अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारे सहयोगी
सदन में नहीं है। अगर शायद आप उनका संशोधन स्वीकार कर लेते तो उनको सदन में रहने का एक कारण मिल जाता, आधार बन जाता। शायद वो मेरे प्रस्ताव के साथ वोट करना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने भाषण के अंत में जॉर्ज फर्नांडिस ने जो सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री ने उसे सुना नहीं। मार्गरेट उस सुझाव के बारे में उल्लेख करती, ये तो संभव नहीं था, वो तो लिखा हुआ अपना वक्तव्य पढ़ रही थी। Why are you please मगर जॉर्ज interrupting? फर्नांडिस ने भाषण के अंत में एक बहुत गंभीर ठोस सुझाव दिया था। हम तो आशा करते थे कि पार्लियामेंट की बैठक होने से पहले कानून अपना काम करेगा, जो अपराधी हैं वो दंड पाएंगे। मगर ये व्यवस्था, क्या ये व्यवस्था और व्यवस्था की विकृतियां हमारे लिए चुनौती नहीं है? क्या इनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए? Please, महोदय, you also neglect unnecessary interruptions. Please, yes. अब मैं यही कह सकता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मगर अभी भी समय है, चुनाव की व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनसे भ्रष्टाचार मिट जाएगा, देश शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मगर जो लोग काले धन से नहीं लड़ना चाहते, उनके लिए काला धन लेना एक अनिवार्यता नहीं बनी रहेगी। चुनाव में खर्चा कैसे कम हो, टेलीविजन का दुरुपयोग कैसे रुके? प्रतिदिन जब टेलीविजन खोलो, प्रधानमंत्री सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। अरे आप दिन में तो सूरज की ओर बढ़ सकते हैं, रात में सूरज की ओर कैसे बढ़ेंगे? मगर आपको सूरज चाहिए। और प्रधानमंत्री का अब ये बराबर की लड़ाई है। और मुझे कभी कभी दिखाते थोड़ा ये कौन सा तरीका है? आप सब राजनीतिक दलों को समय दे सकते हैं, खर्चा कम करने का एक तरीका ये है। चुनाव कमीशन सभाओं का आयोजन कर सकता है, पोस्टर निकाल सकता है, हम लोग पर्चियां बांटते हैं, जो पर्चियां बांटने का एक तरीका ढूंढा जा सकता है, खर्चे कम किए जा सकते हैं। ये हवाला एक झटका होना चाहिए, झटका। बूटा सिंह जी, आपका तो झटका हो गया। झटके से मेरा मतलब है कि एक हमें धक्का लगना चाहिए, और इस धक्के के रूप में अगर कोई अच्छी बात निकलती है तो बुराई में भी अच्छाई निकली, ऐसा कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।